Welcome back everyone for the CSS Political Science lecture series. In the previous lecture, we discussed sovereignty, its various types, its kinds, and its attributes. We also saw the relationship between sovereignty and the state system. Today, we're going to discuss various forms of government, जिसके अंदर हमारे पास monarchy, dictatorship और democracy के निज़ाम हमारे सामने आते हैं. तो हम सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो monarchy से शुरू करेंगे. तो monarchy के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत फंडामेंटल हैं. एक बादशाहत का निज़ाम वो निज़ाम होता है जिसके अंदर सॉवरेंटी यानी एब्सोल्यूट एंड अनब्रिडल्ड पावर रेस्ट्स नॉट विद द पीपल, नॉट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट विद अ फ्यू चोजन पीपल, बट विद अ सिंगल पर्सन. एक सिंगल पर्सन के अंदर सॉवरेंटी रेस्ट की जाती है और उसको क्या कहते हैं? ही इज़ नोन एज मोनार्क. और वो मोनार्क अगर मर्द है तो उसे किंग कहा जाता है, अगर औरत है तो उसे क्वीन कहा जाता है. सेकेंडली, मोनार्की का डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि अनलाइक डेमोक्रेसी जिसमें राइट टू रूल कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ वोट, और डिक्टेटरशिप जिसके अंदर आपकी मिलिट्री पावर आपके राइट टू रूल को एस्टैब्लिश करती है, इन मोनार्की द राइट टू रूल इज हेरिडिटरी. इसका मतलब कि विरासत में आपको मिलता है. जिस तरह बड़ी एक कॉमन सेंस चीज़ है कि कैसे बादशाहत के निज़ाम के अंदर बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बड़ा बेटा, और इस तरीके से ये हेरिडिटरी निज़ाम चलता रहता है. थर्ड एसेंशियल फीचर ऑफ मोनार्की इज़ दैट द रूलर इज़ एम्पावर्ड फॉर लाइफ, विच मीन्स कि रूलर को आप हटा नहीं सकते उस एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम के अंदर. तो जिस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर you can vote the person out of power, you can bring new people into government. In monarchy, the monarch is empowered for life. हम इसकी briefly थोड़ी सी history और how a monarchy institution of monarchy was developed, how this institution over time went through different phases, हम उसको discuss करेंगे. इसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है इस topic की because it gives you a very good sense of understanding of history. It gives you like a zoom out picture, a broader picture about how societies in general have evolved in the political context, right? तो हम अगर ancient times से start करें तो हमारे सामने सबसे पहले absolute monarchies हमें नज़र आती हैं. Absolute monarchy से मुराद वो monarchies हैं जहाँ पर monarchs के पास unlimited power हुआ करती थी. Absolute monarchy से मुराद unlimited powers for the monarchs. हमें ये ancient times में बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है. You have seen movies, you have seen seasons about ancient world जहाँ पर जो आपके rulers थे, आपके जो kings थे, जो queens थे, they were merciless tyrants who had unlimited power. और जो king कहता था, जो queen कहता था, वही निज़ाम हुआ करता था मुल्क का. तो that absolute monarchy in the previous times, ancient times, like जैसे हम pharaohs का एरा देखते हैं, यहाँ आप जैसे ये इजिप्ट में आपके पास फेरोज आ जाएंगे. एशिया के अंदर, चाइना के अंदर चिन डायनेस्टी, बहुत फेमस चिन डायनेस्टी, और इसी से चाइना का नाम भी आता है, चिन से. सो ये वो डिनेस्टीज थी जो एब्सोल्युटली एम्पावर्ड थी. तो हमारे इस सोसाइटी में इंसान की जो इर्तिका है, जो उसका एवोल्यूशन है, वो कुछ यूँ था कि ट्राइबल सोसाइटीज़, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, इवॉल्व विद द कंसोलिडेशन ऑफ पावर, विद कॉन्करिंग ऑफ टेरिटोरीज इनटू लार्जर एम्पायर्स. तो सबसे पहले आपकी जो ये एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी, दीज वर एस्टैब्लिश्ड अंडर कैरिज्मेटिक लीडरशिप. कोई एक बंदा जिसने कॉन्कर की बहुत सारे एरियाज, फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट और क्लियोपेट्रा और अदर रामेसीस द फेमस इजिप्शियन फेरो. तो ये लोग बड़े कैरिज्मेटिक लीडर्स थे जिन्होंने एम्पायर्स एस्टैब्लिश की या उनको बहुत एक्सपैंड किया. तो उनकी कैरिज्मेटिक लीडरशिप और पर्सनल कैरिज्मा और मैग्नानिमिटी ऑफ देयर पर्सनैलिटीज वाज फॉर्मेटिव इन फाउंडिंग दोज एम्पायर्स. ओवर टाइम दीज empires and these monarchs became dynastic, which means कि ये बाप से बेटे, बेटे से आगे उसके बेटे तक मुंतकिल होना शुरू हो गई, because accustomed हो जाते हैं लोग उस monarchy के रूल के साथ, so they start revering the same family. In the older societies in the ancient times, there was also the process of deification. Deification is basically the process whereby you revere your king
as a deity, as a god, as a kind of god. So you have seen movies and you've heard stories about how pharaohs were worshipped and people were required to bow before them और उनको सजदा किया करते थे because उनकी deification को एक deity के तौर पे, god के तौर पे उन्होंने अपना एक charisma और अपना एक perception और narrative लोगों के सामने बनाया जाता था. तो इसकी वजह से you had unlimited monarchy, people who had unlimited unbridled power. Over time, अगर हम मिडिल एजेस में आ जाए, मिडिवल यूरोप के अंदर, स्पेशली आफ्टर द डॉन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय द एम्परर कॉन्स्टेंटीन, जिसके बाद फिर होली रोमन एम्पायर हमारे सामने आती है. तो होली रोमन एम्पायर ने थ्रू आउट द मिडिल एजेस आपकी मोनार्की एक लिमिटेड मोनार्की में कन्वर्ट हो जाती है. लिमिटेड मोनार्की क्यों? बिकॉज मोनार्क्स हैड लिमिटेड पावर, दे डिड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर. और उसकी वजह क्या? उसकी वजह इसलिए कि आपके सबसे पहले तो चर्च के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी. सो एन एम्परर वाज नॉट कंसिडर्ड एन एम्परर until and unless he was bestowed with the blessing of the pope or a bishop, जिसे इसे coronation कहा जाता था. Coronation was the process with which the ceremony in which the pope or a bishop crowned the new king. So because of this, church's power and church's control over political affairs was huge. So monarchs had powers, while at the same time they shared this power with other agents such as the Christian church. तो दूसरी बड़ी aspect due to which the monarchs had limited powers was the process of feudalism. European feudalism was a very systematic social structure with which European society was organized. और इस feudalist model की वजह से monarchs did not have unlimited power. They relied on nobility and other powerful groups and sectors in society for their rule. इसका अगर हम एक pyramid देखें, and remember such charts and diagrams and these pictorial representations are very important for scoring good. So you must remember how to draw these as well. So आपके पास feudalist निज़ाम के अंदर कुछ यूँ था कि सबसे ऊपर आपका king है जो आपका monarch है, but he doesn't have unlimited power. And the lowest tiers, the peasants, did not pay any homage to the king directly. होता कुछ यूँ था इस निज़ाम के अंदर कि give and take, reciprocity का system था. किंग्स ने नोबल्स को लैंड दिया करते थे. ये आपके नोबल्स, इनको आप फ्यूडल्स भी कह सकते हैं. ये वो लोग थे जिनको किंग लैंड्स ग्रांट करता था. दे इन टर्न प्रोवाइडेड मनी टू द सोल्जर्स. ठीक है. इसी तरह अगर हम ये नीचे से पिरामिड देखें तो हम देखते हैं कि नाइट्स जो है आपके, जो वॉरियर्स हैं, वो कौन थे? हर एरिया के, हर लोकल एरिया के अपने अपने नाइट्स, अपने अपने वॉरियर्स थे विद इन द सेम एम्पायर. दीज नाइट्स ग्रांटेड लैंड टू पेजेंट्स, जिन्हें सर्व्स भी कहा जाता था और इसे सर्फडम का सिस्टम भी कहा जाता है. तो सर्व्स वर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय द नाइट्स. वो इनको प्रोटेक्ट करते थे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और उनको बेसिकली security provide करते थे. In turn, they provided food and services to these knights. These knights, in turn, were granted land by the nobles, and they in turn provided protection to the nobles. The nobles, in turn, were provided land by the king, and these nobles provided knights and money from the grassroots to the king. So basically, आपके nobles टैक्स कलेक्ट करते थे, आपके फ्यूडल्स लोगों से नीचे तक, और ये टैक्स ये फिर आगे से किंग को दिया करते थे. इसी तरह किंग्स जो मिलिट्री की लॉयल्टी थी, क्योंकि एक सेंट्रलाइज मिलिट्रीज नहीं हुआ करती, ये डिस्पैरेंट नाइट्स हुआ करते थे जो कि हर एरिया के अपने अपने. सो डिफरेंट एरियाज और लैंड्स के अंदर डिफरेंट मिलिशियाज, लोकल प्राइवेट मिलिशियाज हुआ करते थे, विच were controlled by their respective nobles, जो in turn king को वो militias और knights provide करते थे if he wants to go to war, और वो उसकी जो will को execute कराने के लिए society में. Which meant that king was heavily dependent on nobles and knights
for perpetuation of his rule. Nobles और knights को collectively हम vassals भी कहते हैं. So if you see that word somewhere, don't get confused. So ये वो system था जिसके तहत king was heavily dependent upon the lower echelons, nobles and knights, in order to govern and rule. Right? अगर हम इसकी demographic composition देखें तो हम देखते हैं कि आपके peasants सबसे ज़्यादा majority में थे. There was the power at the top was divided between the king and the church. Power was divided between these two elements. Then constituted nobles, which were 4%, then knights, which were 5%, only 9% in total. और ये लोग आपस में power share करते थे. These are sit at the top of the political power pedestal. So you see in this particular pyramid, king does not command absolute power, and people do not, and peasants did not have their obedience and their homage directly to the king. तो इस तरीके से आपके पास मिडिल एजेस के अंदर एक लिमिटेड सी मोनार्की का मॉडल आपको नजर आता है. इसके बाद रेनेसांस पीरियड आता है. रेनेसांस पीरियड के अंदर दोबारा से हमें एब्सोल्यूट मोनार्की और मोनार्की का उरूज नजर आता है. उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि जो नए ट्रेंड्स और नई चीज़ें जन्म ली रेनेसांस पीरियड के अंदर, उनकी वजह से मोनार्क्स ने पावर कंसोलिडेशन दोबारा शुरू की. जिस तरह हमने पीछे ये देखा है कि कैसे किंग्स नोबल्स पर डिपेंडेंट थे, तो हम ये देख रहे थे कि कैसे इवेंचुअली किंग्स ने नोबल्स की पावर, नोबल्स और किंग नाइट्स दोनों की पावर को ब्रेक करना शुरू किया. दे स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग पावर, दे स्टार्टेड डिलीटिंग दीज बिटवीन देम एंड द पेजेंट्स, दे स्टार्टेड टू कंट्रोल द लैंड ऑन देयर ओन. उन्होंने अपनी मिलिशियाज, मिलिट्रीज बनाना शुरू की, नेशनलाइज मिलिट्रीज बनाना शुरू की. और ना सिर्फ यहाँ से, बल्कि जैसे हमने देखा कि चर्च भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती थी, तो मैनी ऑफ द मोनार्क्स ब्रोक अवे फ्रॉम द चर्च. उसमें एक बहुत बड़ी वजह आपके सामने प्रोटेस्टेंट जो रेवोल्यूशन कहें या प्रोटेस्टेंट रिवाइवल कहें, प्रोटेस्टेंट आइडियाज़ थी. ये रेफॉर्मेशन जो क्रिश्चियनिटी के अंदर आई थी, जिसे प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कहा जाता है, एट दी in the 11th century, Reverend Martin Luther, not the Martin Luther King wala Martin Luther, the other Martin Luther was responsible for this. That doctrine basically said that in order for people to connect with God, church or pope is not important, and it is personal faith, and everyone can connect with God directly. This doctrine was very revolutionary because it had the potential to break the power of church, because Catholic जो दूसरा प्रोप्रेडोमिनेंट सेक्ट था या स्कूल ऑफ थॉट था, वो ये बिलीव करता था कि चर्च की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. चर्च एंड फादर एंड पोप इज बेसिकली द एजेंट दैट कुड क्लेंस एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सिंस. खैर, इस प्रोटेस्टेंट वर्जन को देखते हुए बहुत सारे मोनार्क्स ने प्रोटेस्टेंट व्यू के साथ अलाइन करना शुरू किया. सो यूरोप बिकेम डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक स्टेट्स एंड प्रोटेस्टेंट states. And they had a lot of problems due to this division, and due to which they had what was known as European wars of religion. तो वो wars of religion जो थी, इनकी वजह से इनके conclusion में effectively आपकी church की power बहुत कम हो गई और वो उन्होंने खुद अपना रूल establish करना शुरू कर दिया. इसमें बहुत बड़ी example आपके सामने इंग्लैंड की break away from the Catholic Church and formation of the Church of England. उन्होंने अपनी church establish कर दी rather than following the Roman Catholic Church. इसी तरह Louis XIV of France start consolidating his power under his own right. इस era के अंदर उन्होंने एक नया revolutionary doctrine introduce करवाया, which was known as the divine right of the kings. According to that doctrine, जो monarchs ने popularize कराया, पहले तो ये था कि मोनार्क्स को गॉड की ब्लेसिंग मिलती है थ्रू चर्च, थ्रू पोप. उन्होंने ऑल्टरनेटिव व्यू ये दिया, ये पॉपुलराइज करवाया कि दे हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ हैविंग एनी मीडिएटर फ्रॉम द चर्च और द पोप. सो एनीवन हु वाज द किंग वाज अ किंग बिकॉज गॉड विश्ड एंड गॉड विल्ड फॉर दैट पर्सन टू बिकम अ किंग.
this was a very powerful idea because it gave unrestricted power to monarchs, because it made that institution sacrosanct. उसको यानी मोनार्की एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन बन गया और इस तरह का नैरेटिव फैला दिया गया, पॉपुलराइज हो गया और लोगों को लोग इस चीज़ को बाय करने लगे कि अगर आप अपने मोनार्क के खिलाफ हैं तो आपकी बेसिकली जंग अपने मोनार्क से नहीं, आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, आप खुदा की विल के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी मशहूर पेंटिंग भी है कि जब लुइस 14 जंग जीता तो वो यही समझाता था कि गॉड जो है वो बेसिकली मेहरबान है किंग पे, इसी वजह से वो जंग जीता। तो एनीवन हु इज किंग इज बिकॉज गॉड हैज विल्ड दैट पर्सन टू बिकम अ किंग, देयरफॉर पीपल शुड फॉलो दैट किंग एंड हैव ओबीडियंस टुवर्ड्स दैट किंग बिकॉज ये गॉड ऑर्डर है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट इस सारे प्रोसेस में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वर्साइल्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बेसिकली वो यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलीजन जिसके अंदर 30 years वॉर बहुत फेमस थी, जो कि which continued for more than 30 years actually, but historians are particularly lazy at naming things, so 30 years war it is, or wars of religion। ये वो ट्रीटी थी जिसने इन वॉर्स ऑफ रिलीजन को ख़त्म किया। इनके कंक्लूजन पे ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर दिया गया कि हर मोनार्क खुद अपने अफेयर्स चलाएगा, चर्च या कोई दूसरी फोर्सेस उनको फोर्स नहीं कर सकती। तो इट हैड टू इम्पैक्ट्स दिस प्रोसेस। फर्स्ट, दैट एब्सोल्यूट मोनार्की वाज रीइंस्टेटेड, एंड सेकेंडरी सॉवरेंटी का प्रिंसिपल पहली दफ़ा इंस्टीट्यूट जो हम पहले डिस्कस किया था वो भी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हमें नजर आता है। सो यू कैन ऐड दैट टू योर नोट्स अबाउट सॉवरेंटी एज वेल, कि हाउ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंड द कंसोलिडेशन ऑफ पावर बाय मोनार्क्स in the aftermath of the wars of religion and 30 years of war, how proved formative for the development of the idea of sovereignty as well। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनार्की आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन को आ गया, उस पर ज़वाल आना शुरू हो गया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि आपके सामने डेमोक्रेसी की स्ट्रगल या डेमोक्रेसी का आइडिया आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलराइज हो रहा था। डायरेक्ट तो उस टाइम जमहूरियत का निज़ाम है सच तो डायरेक्टली ऑफ कोर्स शुरू नहीं हुआ था, मगर आइडिया अबाउट लिबरलिज्म स्टार्टेड टू पेनिट्रेट इनटू द सोसाइटी। लिबरल आइडियल्स क्या थे? फ्रीडम, राइट्स, लिबर्टीज, द आइडिया अबाउट नेचुरल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था लिबरलिज्म की थ्योरी के अंदर। नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन वाज दैट देयर आर सर्टेन इनएलिएबल राइट्स दैट इनहेयर्स इन ह्यूमन कंडीशन। यू आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स जस्ट बाय बीइंग ह्यूमन। आप सिर्फ इंसान है तो आपके कुछ राइट्स हैं जो कि रियासत आपसे नहीं छीन सकती। These concepts of liberalism started to pervade all section of society, जो कि monarchy के institution को threaten करना शुरू कर दिया इसने। Second, the society was commercially expanding। Industrial revolution आती है आपके पास जब 17th century के अंदर, 18th century के अंदर steam power develop होती है, industries लगना शुरू होती हैं, उसकी वजह से you had more people coming from lower social classes to upper classes। तो आपके पास एक expanding middle class आती है। ये middle class वो जो aspire करती है कि political power हमें भी मिले, हम भी काबिल लोग हैं, हम भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो हमारे पास भी political power होनी चाहिए। तो ये भी फिर आपकी मोनार्की की तरफ प्रेशर आना शुरू, coming from lower social classes to upper classes। तो आपके पास एक expanding middle class आती है। ये middle class वो जो aspire करती है कि political power हमें भी मिले, हम भी काबिल लोग हैं, हम भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो हमारे पास भी political power होनी चाहिए। तो ये भी फिर आपकी मोनार्की की तरफ प्रेशर आना शुरू हो गया। The third is urbanization। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बाय प्रोडक्ट अर्बनाइजेशन है, which is development of cities। आपकी सिटीज़ बनना शुरू हो गई। जब सिटीज़ बनना शुरू हुई तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लोगों ने अपने राइट्स इफेक्टिवली डिमांड करना शुरू कर दिए। सो ऑल दीज थ्री structural forces of the spread of the doctrine of natural rights and liberal ideals of an expanding middle class and rapidly urbanizing societies pushed the society towards more डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और आज इसके नतीजे में हमारे सामने हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके सामने डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग गई। तमाम
प्रीवियस मोनार्कीज के अंदर, जिसके अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत फॉर्मेटिव रोल इसके अंदर प्ले किया। और आज हमारे सामने बहुत ही कम मोनार्कीज जो हैं वो रह गई हैं, आपकी अमूमी तौर पर ये पावर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में हम मोनार्की को रिकैप करेंगे एंड वील लुक एट डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी और उसके सारे एलिमेंट्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।